नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्वागत वाली थाली सीधे प्रस्तुत है व्यालोक जी के पास। स्वागत करते हुए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं, परिवार के सभी सदस्यों को और आपको जय जय सिया राम, प्रणाम, नमस्कार, जय सुप्रभात जी। जय जय सिया राम। इस तस्वीर को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं व्यालोक जी। जब भी जुडिशरी पर दर्शकों हमारी और व्यालोक जी की बात होती है, मैं कोई सकारात्मक खिड़की खोज के लाता हूं, ये कहते हैं नहीं वो बजबजाता हुआ नाला है, वो बजबजाता हुआ सीवर है, कोई खिड़की नहीं खुली है। लेकिन आज व्यालोक जी की बात मैं कहूंगा। भारत की जुडिशरी पर ये कलंक, जस्टिस वर्मा, जले हुए नोट, 15 करोड़ की कहानी और इनके ऊपर महाअभियोग। हालांकि उससे पहले भी क्या शानदार घर के लोगों ने घर को और घर के अपने एक लाडले को रियायत दी थी। रियायत क्या, 15 करोड़ के जले नोट पकड़े जाते हैं तो आपकी सजा क्या थी मिस्टर जस्टिस वर्मा? आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे सुप्रीम कोर्ट में। आप एक काम करिए, चले जाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट। सरकारी कर्मचारियों में अगर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है तो इसके लिए बड़ी कड़ी पैरवी करनी पड़ती है। और कई ऐसे सर्विसेज हैं एक क्लास के ऊपर, सेकंड क्लास जो सुपर होते हैं या क्लास 1 की जॉब होती है, उसमें आपको जिंदगी भर आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलता ही नहीं है। ये नियम है। केवल रिटायरमेंट के जब 2 साल रह जाते हैं तो एक सरकारी कर्मचारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी पोस्ट हो सकता है ताकि वो अपने पेंशन और बाकी चीजों का निपटारा कर सके। ये एक मानवीय दृष्टिकोण से है। लेकिन सजा के तौर पर जस्टिस वर्मा को 15 करोड़ मिलने के बाद भेज दिया गया। क्या ये पहला अलबेला मामला है? 2014 के बाद हर तरफ से बातें होती हैं, अपेक्षा होती है। ये एक सकारात्मक बात है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसी सरकार है जिसका ऐसा कमिटमेंट है जो हर जगह चाहती है कि सवाल उठे। लेकिन 2014 के पहले कोई महाभियोग, इस तरह का कोई मामला कि महाभियोग आ रहा हो और किसी जज ने, सिटिंग जज ने चुपचाप इस्तीफा दिया हो और कन्नी काट गया हो। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए साहब, ये तस्वीर आपको बताती है जिसमें जस्टिस वर्मा भी दिख रहे हैं। और अब ये 3 त्रिमुर्ति जो है, जस्टिस सौमित्र सेन, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने साल 2011 में फंड की हेराफेरी के आरोप में महाभियोग आने से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। जस्टिस पीडी दिनकर, जो तीसरे साहब दिख रहे हैं, सिक्किम हाई कोर्ट, साल 2011 महाभियोग की तैयारी, महाभियोग आए, फैसला आए, इससे पहले इस्तीफा देके निकल गए। इसे कहते हैं एक फ्रॉड आदमी ट्रेन से उतर के भाग जाए, जो बिना टिकट हो, टीटी उसे दौड़ा न पाए और वो कहे कि साहब हम तो ट्रेन में हैं ही, हम तो सेवा में है ही नहीं। अब कहें का हमारे ऊपर महाभियोग। महाभियोग से पहले अगर कोई इस्तीफा दे देता है जज, तो उसका उसके केस से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, ये स्लाइड आपको बताएगी कि मिलता है ये फायदा कि जैसे ही कोई सिटिंग जज जिसके खिलाफ महाभियोग आ रहा है, उसका फैसला आए, अगर वो उसके बीच में इस्तीफा दे देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि कानून में ऐसा कोई नियम ही अपने लिए मिलाड ने नहीं बनाए रखा। फायदा और क्या मिलता है? जब महाभियोग लगा ही नहीं तो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट हैं किसी भी जज को, वो हासिल होते रहते हैं, पेंशन और बाकी सारी चीज। यानी इस्तीफा दे देने के बाद चाहे भ्रष्ट जज हो, 15 करोड़ नोट जलाने वाला हो, चाहे फंड का बेजा इस्तेमाल करने वाला हो, उन सबको ये फायदा मिल जाता है सारे नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद जो फायदे मिलते हैं। व्यालोक जी, क्या ये सेफ पैसेज दिया गया है? और उसके बाद मैं कहूंगा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं 2011 के इन दोनों मामलों को, तो मैं दावा करता हूं कि आज से पहले हमारे तमाम दर्शक भी नहीं जानते होंगे कि ऐसे 2 मामले भारत के जुडिशियल इतिहास में हो चुके हैं। जी व्यालोक जी। सर देखिए, मैं तो चूंकि न्यायपालिका का सदस्य नहीं हूं, इसलिए मैं तो सीधे तौर पर देख पाता हूं। मुझे देखने के लिए विजिट करने की या टटोलने की, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेफ पैसेज नहीं दिया गया है, ये बाकायदा ढाल कवच ये सब से बांध के नन्हे मुन्ने राही को लाया गया है कि आओ बेटा, वहां तुमने भ्रष्टाचार कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारी सेवाओं पर कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जो कि कह ही दिया है। ये सीधे तौर पर न्यायपालिका ने अपने चेहरे पर पुती कालिख को और गाढ़ा किया है, क्योंकि जनता सब देख रही है, सब जान रही है। अभी भी वर्मा को जस्टिस वर्मा कह रहे हैं आप, आपका संस्कार है ये, मैं नहीं कहूंगा। वो यशवंत वर्मा जो नाली में अपने नोट जला रहा है, उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए साहब। मकान में नोट मिला है लेकिन उसका नहीं है, अद्भुत, 15 करोड़ रुपए भूत प्रेत दे गए, जिन्न दे गए। मकान में मिला तो है, लेकिन क्या उसी के लिए आया था, यह सिद्ध कीजिए। और उसके बाद अब कि इस्तीफा दे दो, महाभियोग से बच जाओगे। और ये वही न्यायपालिका है जो एक एसएचओ को 1.5 लाख की रिश्वत से इसलिए बरी कर देती है। उत्तर प्रदेश का मामला है कि नोट कहाँ मिले थे पता है आपको? उसके बैग में मिले थे, उसके हाथ में नहीं मिले थे साहब। तो बैग में तो किसी ने रख दिया होगा, है ना? तो फिर जस्टिस वर्मा के घर में कोई गया होगा, उनका दुश्मन, 15 करोड़ के नोट ले गया होगा, 5-6 करोड़ जला दिया, हैप्पी, ताली बजाओ बच्चा लोग। लेकिन अब आपको ले चलता हूं, आपने 2 और लोगों का नाम लिया, दिनकरन का और सौमित्र सेन का। अब आपको 1990 के शुरुआती वर्ष में और कुकर्मी कांग्रेसियों की मिली भगत से न्यायपालिका कैसे करती रही है कुकांड, वो जरा बताता हूं। एक रामास्वामी नाम के जस्टिस हुआ करते थे, आपको खूब याद होगा। क्या हुआ था सर? एकमात्र न्यायाधीश है वह व्यक्ति जो महाभियोग की प्रक्रिया चली और उसके बावजूद वह अपने पद पर बना रहा और बचा रहा, और उसने उसके बाद भी फैसले दिए। किसने बचाया था उसको? कुकर्मी कांग्रेसियों ने। क्यों बचाया था? क्योंकि कैसे बचाया था? व्हिप जारी नहीं किया था। क्यों बचाया था? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। इसके लिए तो हमारी जनता काफी है। जस्टिस रामास्वामी के साथ क्या हुआ? महाभियोग आया 1980 के दशक के अंत में, वह साहब कहां थे? मद्रास हाईकोर्ट में। और क्या आरोप लगा था? वित्तीय अनियमितताओं और फिजूल खर्ची के आरोप लगे थे। लोकसभा में महाभियोग आया, प्रक्रिया चली, लेकिन कांग्रेस ने उनको बचाया। किसकी सरकार थी उस समय? याद कर लीजिए क्या क्या हुआ, डॉट्स जोड़िए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए प्यारे दर्शकों श्रोताओं, और आपको सारी चीजें। भारत की जुडिशरी दीमकग्रस्त है। भारतीय जुडिशरी परनाले से भी बदबूदार है, और ये निर्लज्ज न्यायपालिका है, उसको लज्जा नहीं है। ये आज मैं कह रहा हूं, इस पर कंटेम्प्ट चले या जो चले, क्यों निर्लज्ज है इसको मैं साबित करूंगा। और मैं आज, ये तो हरा है या सफेद है, मैं थोड़ा काला कोट पहन के मी लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोल के उस तेवर में करूंगा। सर आप निर्लज्ज हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक पन्ना, एक पैरा छपा था आपके जुडिशियल भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर, और जो लंबित मामले हैं उस पर तथ्य थे, तर्क थे, अकाट्य थे। आपको मिर्ची लगी सर, आपको लज्जा आई, आपने ऐसी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया सर कि वो याद करके मेरे आज भी मुझे डर लगता है कि अरे बाप, अदालत जी ने ये सब कहा था। आपने क्या किया? कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र की पूरी किताब को वापस मंगवाया। 1.5 लाख किताबें छप चुकी थी सर, आपने उसको वापस मंगवाया। आपको इतने से चैन नहीं मिला, आपने उसको ऑनलाइन हटवाया। अपोलॉजी से आपको चैन नहीं मिला, आपने पता है क्या किया? आपने 3 अकादमिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया सर। जो लोग लगातार इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी, सब कुछ होता था, और आपने उनको सीधे कर दिया। और जिसमें एक मोहम्मदन है, एक महिला है और एक हिंदू है। 3 अकादमिकों को आपने किया शफीकुर रहमान के साथ। उसके बाद 17 साल का एक बच्चा सब टेक्स्ट नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उस पर एक आर्टिकल लिखता है
सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन। क्या गलत लिखता है? आप में रीढ़ है? नहीं है साहब, नहीं। आप क्या करते हैं? उस बच्चे पर दबाव दिलवाते हैं। धन्य है वो बच्चा और धन्य है उसके माँ बाप कि वो कहता है कि आप खुदा मियां नहीं है। साहब, नहीं हटेगा केस। तब आपको लज्जा आती है, तब आपको दिक्कत होती है। नम्रता बनर्जी, आनंद कुमार, शफीकुर रहमान, इनके करियर खा गए आप अपनी लज्जा के चक्कर में। और आपसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है। निर्लज्ज न्यायपालिका है और इन लोगों को तत्काल ओवरहॉल किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल साहब, ओवरहॉल किए जाने की जरूरत है, लेकिन आप दो सरकारों के अलग अलग एटीट्यूड देखिए। आपने जिस जस्टिस रामास्वामी का जिक्र किया, जस्टिस रामास्वामी पर जब आया महाभियोग, तो मतदान जिस दिन होना था उस दिन 401 लोकसभा सदस्य संसद में मौजूद थे। 12 मई साल 2093 का यह मामला। मतदान के समय 1993 आपने 1993 बोला। 2093 बोल दिया। अच्छा, 1993 मतदान के समय 196 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 205 कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहे। ये सीधा सीधा उनको बचाने का काम था। और ये काम भी आप देखिए कितने निर्लज्ज तरीके से किया था। जैसे ही मतदान शुरू होने वाला था, ऐसा नहीं था कि पूरे दिन नहीं आए कांग्रेस के एमपी, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में खुद कांग्रेस, महाभियोग आया हुआ है, विपक्ष के 196 लोगों ने उसका सपोर्ट किया कि हटाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के 205 सदस्य ठीक मतदान शुरू होने से पहले सदन छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इसके साथ AIMDK जो तमिलनाडु की पार्टी है वो भी चली गई, क्योंकि मद्रास के थे। और क्या कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम लीग, उसने भी अनुपस्थित रह के रामास्वामी को बचा लिया। एक तरफ सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ये कांड किया, एक महाभियोग 1993 में। दूसरी तरफ 2011 में भी किसकी सरकार थी, ये भी सबको पता है। लेकिन उसके बाद अब कम से कम ये उम्मीद तो नहीं रही होगी किसी को भी, या आज भी है, कि अगर महाभियोग आता और ये इस्तीफा नहीं देते तो फिर सरकार इन्हें बचाती। कम से कम ये तो नहीं होता। आज ये स्थिति है, लेकिन जुडिशरी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने कोई ऐसा नियम ही नहीं बनाया है कि अगर चोर पकड़ लिया गया है, जज साहब आप सोचिए, एक सिंपल चोरी, छिनैती, झपटमारी के मामले में क्या होगा। मान लीजिए एक चोर झपटमार, पॉकेटमार पकड़ा गया और पकड़ के पुलिस थाने तक ले जाने के बीच में वो भाग गया, आप क्या करेंगे? जज के रूप में आप ही कहेंगे और उस हवलदार को निलंबित करेंगे, क्योंकि अगर कोई कैदी पेशी के समय भाग जाता है तो आप क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं उसको, भाई बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। लेकिन अपने मामले के लिए आपने ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया। जुडिशियल रिफॉर्म आपके घर में ड्यू है साहब। मोदी सरकार से अपेक्षा मत करिए, पहले अपने घर का कूड़ा खुद साफ कीजिए। क्यों? ये तो शुरू हो जाना चाहिए। हमारे CGI साहब बड़े पॉजिटिव हैं और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। मैं ये प्रयास करता हूं कि आप कब संज्ञान लेंगे इसका, क्योंकि अभी 3 दिन 4 दिन पहले हमारे CGI साहब ने बोला हम बहुत सतर्क हैं। तो सतर्कता दिखाइए ना प्रभु, क्यों वे लोग? आपके CGI साहब कितने सतर्क हैं, कितने न्याय प्रिय हैं, या उन्होंने आपके भी CGI साहब है। NCERT के केस में नहीं, हमारे नहीं है, नहीं प्लीज। जो व्यक्ति हिंदू द्रोही है और हिंदू द्रोही न्यायपालिका को मैं अपना CGI नहीं मान सकता हूं। ओके, सीधी सी बात है, क्योंकि इनको जलीकट्टू से लेके थोड़ा सा हारमोनियम लेकर निकलता हूं कि ये निर्लज्ज होने के साथ साथ हिंदू द्रोही कैसे हैं। और इन्होंने अपनी लज्जा का और अपनी न्यायप्रियता का उदाहरण NCERT केस में दिया है, उसको मैंने बता दिया। अब जरा चलते हैं इनके हिंदू द्रोह पर। सरकार, जलीकट्टू का मामला आया। अच्छा एक चीज आप आगे बढ़े, बस एक चीज, ये जो आप NCERT वाला मामला कह रहे हैं उसमें भी बड़ा रोचक टर्न निकल के आया है, वो भी जरा दर्शकों के सामने रख देता हूं, फिर जब उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। जिन 3 लोगों के खिलाफ इन्होंने वो एक्शन लिया था, वो तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मुकदमा लेके, पुनर्विचार और उस पर लगातार सुनवाई हो रही है।
और उसमें तर्क बड़ा प्यारा दिया है, लाजवाब हुए हैं पहली हियरिंग पे। उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि आपको ये अधिकार नहीं है, सीधे-सीधे उसमें एक तर्क दिया है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमको जो है डिस्क्वालीफाई कर दें। और ये तीनों रिनाउंड लोग हैं, ऐसे सड़क चलते किसी आदमी ने नहीं लिख दिया है। तो अभी वो भी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके मुंह पर फिर कालिख पुतेगी, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? जब यस, यशवंत यस। वर्मा को, रामास्वामी को, ये लोग तो इनके कोट से ज्यादा कालिख इनके चेहरे पर और आत्मा पर पुती हुई है साहब, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क किस चीज से पड़ता है? महाराष्ट्र में ये दही हांडी को लेके 2014-16 में दे देंगे एक फैसला, फिर कालिख पुतती है, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में नियमों पर बातचीत होती है, पुनर्विचार होता है और कहा जाता है कि ठीक है जी, थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रख लीजिए। कालिख पुती ना माई बाप। जलीकट्टू में 2014 में इनको चूना काटता है, चूल मचती है, पशु के लिए क्रूरता, ये मेनका गांधी बन जाते हैं। होता क्या है? ये रोक लगाते हैं। राज्य सरकार इतना विरोध झेलती है कि स्पेशल कानून बना के उसको वापस लाती है। चेहरा पुताना कालिख से। अब आइए जरा सबरीमाला में जब आपने 2018 में रोक लगा दी, क्योंकि आपके लिए हिंदू तो यहाँ का सिटीजन है ही नहीं, आपको न ये जानना है कि उसकी परंपरा क्या है, ना कुछ जानना है, और आपको ये मुगालता है कि आप सर्वज्ञानी हैं, लेकिन केवल हिंदुओं के मामले में। बाकी जगहों पर आपकी, अब क्या मैं बताऊं, रंगनाथन जी से मुझे शब्द उधार लेने पड़ेंगे कि दूध भी उतना नहीं फटता है। तो खैर, आप साहब आप क्या करते हैं, अब 9 जजों की बेंच लेके बैठे हैं सबरीमाला पर। क्यों बैठे हैं? 2018 का अगर फैसला सही था, अब आप कह रहे हैं कि फैसले पर कोई बात नहीं होगी, तो फिर क्यों बैठे हैं? अब आप कह रहे हैं कि नैतिकता धर्म तय करेगा कि संविधान तय करेगा। मतलब आप क्या चाह रहे हैं साहब? हिंदू धर्म की पूरी मूल परंपरा को ही आप खत्म कर देना चाहते हैं? जी, आप कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सरकार का प्रतिनिधि होता है, लीगल प्रतिनिधि होता है। सॉलिसिटर जनरल ने एक इसी सबरीमाला वाली हियरिंग में जो संविधान पीठ के सामने हो रही है 9 बेंच के, उन्होंने कहा कि अब कल को कोई ये कहेगा कि मैं एक टिफिन में नॉनवेज लेके जाऊंगा और मंदिर में बैठूंगा वहां नॉनवेज खाऊंगा, तो ये कैसे सहन किया जा सकता है? ये कौन सी बात होती है? चूंकि फैसले पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है, बाकी चीजों पर बात हो रही है, और संविधान बेंच इसीलिए बैठती है कि एक वो नजीर बना दे, एक गाइडलाइन टाइप का निकल जाता है संविधान पीठ से। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कल्पना करिए सरकार कांग्रेस की होती, कांग्रेस का अटॉर्नी जनरल पहुंचता, सॉलिसिटर जनरल पहुंचता, क्या कहता साहब? सरकार की तरफ से स्टैंड क्या होता? सर, उसकी तैयारी चल रही है। केरल में है ना सरकार, भाजपा की नहीं है। केरल की एक यूट्यूबर तो बाकायदा इस बात का प्रचार कर रही है ना कि हमारे यहाँ तो प्रसादम में मटन बनता है। जिस तरह इन लोगों ने गोमांस को पब्लिक डोमेन में बहस का हिस्सा बना दिया, जो कि कतई बहस की चीज नहीं है, जिस तरह इन्होंने केरल में गाय कटी हुई गाय का सिर लेकर इन्होंने रैली निकाली इन राक्षसों ने, उसी तरह अब ये इसको जो आप कह रहे हैं वो जा रहा है। एक और उदाहरण देता हूं, एक दे दूं और। हाँ, बंगाल में दुर्गा पूजा के दिन, दुर्गा पूजा के समय अगर जोड़ा हिलसा मछली का भोग लगाया जाता है तो उसको सबसे अच्छा भोग माना जाता है। अब क्या कहेंगे आप? चलिए फूडिंग हैबिट पे बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल लगता है भाई, मैं मिथिलांचल का हूँ, शाक्त हूँ, यहाँ पर भी चलता है मछली, और वो मुर्गे इसकी बलि दी जाती है, बकरे की, बाकायदा। यहाँ उच्चैठ भगवती हैं, बहुत जागृत भगवती हैं, वहां अभी भी बलि प्रदान होता है। श्यामा मंदिर में इन लोगों ने बलि खत्म करने की कोशिश की, भयंकर विरोध हुआ, तब आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अपने यहाँ ही धार्मिक रिचुअल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जिनसे इनको मौका मिल जाता है? हालांकि ये बड़ी चर्चा का विषय है, मैं बाद में इस पर बात करूंगा। ऐसे ही छेड़ दिया चर्चा का विषय है सर, उस पर जरूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ कंफ्यूजन भी है, हमारे यहाँ बेहुदा लोग भी हैं, हमारे यहाँ गद्दार भी हैं, हमारे यहाँ खुद वैसे लोग हैं जो खुद चाहते हैं कि ये सब चलता रहे, वरना इनकी हिम्मत नहीं होती सबरीमाला पर हिम्मत देने की। इनकी हिम्मत नहीं हुई राम मंदिर पर, तथ्यों के खिलाफ। सबरीमाला पर
चूंकि केवल केरल के हिंदू लड़ते रहे इसलिए इनको मौका मिला, जबकि बाबरी का कलंक ढाने केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर पूरे देश के हिंदू इकट्ठा हुए थे, वह भी एक अलग विषय है। जाते जाते मैं केवल इनको बता देना चाहता हूं, आईना दिखा देता हूं कि माई बाप ये आईना है, देखिए मियां लोगों के मुद्दे पर आपका गला कैसे सूखता है। सबरीमाला के बाद कई महिलाओं ने निकाह हलाला को लेके कहा कि भाई इस पर कीजिए। भाई साहब, फरहा फैज ने याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट का गला सूख गया। अभी भी मामला एक और गला सूखने का मामला बता देता हूँ। लड़कियों को मुस्लिम परिवार में, हाँ एक और बता देता हूँ ना, जहां इनका गला सूखा है, मुस्लिम परिवार में एक मामला गया लड़कियों को उसमें संपत्ति में अधिकार का। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप जो है वो शरिया में इसको निपटा लीजिए, और शरिया में अगर नहीं निपट पाता है तब तो फिर आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं, यूसीसी की पैरवी कर दी। हमने आपने वीडियो भी किया था इस पे कि चलो भाई कम से कम इसी बहाने जैसा यूसीसी लाना चाहते हैं तो यूसीसी तक लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शरिया नहीं छेड़ेंगे। हलाला पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी 2018 का है। 2018 में ही सबरीमाला के बाद मुस्लिम संगठनों ने कई ने कहा कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है। चुप, मुंह में पता नहीं क्या ठूस लिया। एकमात्र बार जो इनको दिक्कत नहीं हुई है वो तलाके बिद्दत में हुई है। पता नहीं कौन सुमति आई थी 2016-17 में कि इन्होंने तलाके बिद्दत पर फैसला दे दिया। उसमें भी 3 बनाम 2 था सर, 5 लोगों की खंडपीठ में। सबरीमाला में 4 बनाम 1 था, और एकमात्र जो महिला जज थी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इन 4 पुरुषों ने उस महिला की आवाज नहीं सुनी। ये क्या बात करेंगे न्याय की, समानता की और प्रजातंत्र। ये निर्लज्ज हैं, निर्लज्ज निर्लज्ज निर्लज्ज। तबलीगी जमात का खौफ आपको याद होगा 2020 में जब चला था, अप्रैल मई 2020 अच्छा कि आपने 3 बार निर्लज्ज 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 बोला। ये सामने 3 तस्वीरें हैं, भारतीय न्यायपालिका की निर्लज्जता की प्रतीक है। निर्लज्ज निर्लज्ज निर्लज्ज, कुछ तो सोचिए मिलाट, वरना आपने अपने मुंह से, अपने मुंह पे, अपने ही इन दोनों हाथों से अपने उस काले कोट का रंग उतार के उसको हाथों में मल के अपने मुंह पर कालिक लगा ली है, और ये 3 कालिक के प्रतीक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मिलाट। हम बोलते रहेंगे, आपके अच्छे फैसलों को आपको अच्छा कहेंगे, और ये जो आपने सेफ पैसेज दिया है, एक बार फिर भारत की न्यायपालिका, हम 140 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। ये एक और काला इतिहास है, ये एक और काला इतिहास है जो आपके चेहरे से अब उतरेगा नहीं। दर्शकों, इसका निदान क्या है? बस 2 मतलब मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस। सबसे बड़ा कांड इन्होंने क्या किया पता है आपको दर्शकों? 2021 में वसीम रिजवी जी ने कुरान की आयतों को कहा कि ये 25 आयतें हैं साहब, हिंसक हैं, और ये मामला उन्होंने पहली बार नहीं उठाया था। कोलकाता हाई कोर्ट का मामला देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट कुरान गूगल कीजिए, आपको फैसला मिलेगा, आपको वो पूरा मामला मिलेगा। फैसला तो खैर उसमें भी नहीं हुआ था। इन्होंने न केवल उसको सुनने से इनकार किया, उल्टा शूट द मैसेंजर किया, वसीम रिजवी पर फाइन लगा दिया। साहब इतने डरपोक हैं आप निर्लज्ज भी हैं, डरपोक भी हैं। निर्लज्ज डरपोक न्यायपालिका भारत की है जी। बिल्कुल, हम आपकी अवमानना नहीं करना चाहते साहब, हम किसी की अवमानना नहीं करना चाहते, लेकिन आपके कर्म हैं जो आपको ये सुनवाएंगे और हम सुनाएंगे। दर्शकों, इसके समाधान पर हम लगातार बात करते हैं, इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि जब कहीं कोई सकारात्मक चीज दिखाई दे जाए विद इन द जुडिशरी, तो मैं बार बार कहता हूं कि क्या न्यायालय अपनी खिड़कियां खोल रही हैं, समाज का देख रही हैं, लेकिन समाज अब आपके अंदर की गंदगी को देख रहा है। आप ऐसा कानून कब बनाएंगे, एक ऐसा नियम कब बनाएंगे कि महाभियोग के बीच में अगर कोई इस्तीफा दे तो उसे सेफ पैसेज नहीं मिले? ये आपसे उम्मीद है और आपके ऊपर सवाल भी है। अगर आपको लगता हो ये वीडियो आपके लिए कुछ सार्थक बात कर रहा है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आपको अगले कुछ दिनों, अब मैं वेस्ट बंगाल से
वीडियो करता हुआ मिलूंगा। वेस्ट बंगाल की जुड़ी खबरें और बाकी नियमित वीडियो भी आपके सामने आते रहेंगे। तो आइए चलते हैं बंगाल और बंगाल के जमीनी हालात से आपको परिचित कराते रहेंगे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और ब्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।